नमस्कार। आज हम विक्रम सेठ के मशहूर उपन्यास अ सूटेबल बॉय के कुछ हिस्सों में गहराई से उतर रहे हैं। ये वो पन्ने हैं जहां किरदारों की जिंदगियां, उनकी उम्मीदें और हाँ, उस दौर का हिंदुस्तान सब एक साथ सांस लेते हैं। बिल्कुल, एक बहुत बड़ा कैनवस है इस किताब का। हमारे हाथ में है विक्रम सेठ की कलम से निकले इस उपन्यास के कुछ चुने हुए अंश, और हमारी कोशिश है कि इन अंशों में जो कहानियां छिपी हैं, जो किरदार हैं, उनका ताना बाना, समाज की झलक, उसे एक दिलचस्प बातचीत की शक्ल दें। हाँ, किरदारों और उनकी दुनिया को करीब से महसूस करने की कोशिश करेंगे हम। तो कहानी का आगाज होता है एक माँ की फिक्र से। श्रीमती रूपा मेहरा, उनकी नजर अपनी छोटी बेटी लता के लिए एक उपयुक्त लड़के की तलाश में है। और बस यहीं से कई रास्ते खुलते हैं, कई कहानियां शुरू होती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी खुलती है श्रीमती रूपा मेहरा और लता के बीच की एक बातचीत से। माँ जोर दे रही हैं कि लता उनकी पसंद के लड़के से शादी करें। हाँ, अपने मरहूम पति रघुवीर मेहरा को याद करते हुए वो लता पर दबाव बनाती हैं। और लता का जवाब सिर्फ एक बस हम। ये हम बड़ा दिलचस्प है ना? बिल्कुल, ये हम लता की चुप्पी में छिपी असहमति है। वो माँ का दिल नहीं दुखाना चाहती, पर हाँ, उनके फैसले को आंख मूंद कर मानने को तैयार भी नहीं। सही। ये उस दौर की बहुत सी लड़कियों की कश्मकश है, परंपरा और अपनी मर्जी के बीच एक अनकहा सा संघर्ष। और ये सब चल रहा है लता की बड़ी बहन सविता की शादी के माहौल में। हाँ, शादी भी दूल्हे प्राण कपूर के घर प्रेम निवास में हो रही है, जो थोड़ा अजीब है, क्योंकि आमतौर पर तो दुल्हन के घर से बारात निकलती है। हाँ, बिल्कुल, दुल्हन के घर होती है शादी। इसकी भी एक कहानी है। अच्छा, क्या? पता चलता है कि दुल्हन के नाना जी यानी श्रीमती मेहरा के पिता वो किसी बात पर खफा होकर चले गए थे। अरे? हाँ, तो ऐसे में दूल्हे के पिता मंत्री महेश कपूर उन्होंने आगे बढ़कर सारी जिम्मेदारी संभाल ली और शादी अपने घर पर ही रख ली। ओह, इससे उनका रुतबा और मदद करने वाला स्वभाव दोनों पता चलते हैं। बिल्कुल। इस शादी में पूरा मेहरा कुनबा मौजूद है। लता का बड़ा भाई अरुण कैलकाटा की बड़ी फर्म में काम करने वाला, अपनी स्टाइलिश पत्नी मीनाक्षी के साथ है। वही मीनाक्षी जो श्रीमती मेहरा को कुछ खास पसंद नहीं। हाँ, ये भी एक एंगल है। उनकी बेटी अपर्णा भी है, और फिर है लता का छोटा भाई वरुण, थोड़ा सहमा हुआ, घबराया सा, जो अपने बड़े भाई अरुण से डरता है। हाँ। अरुण का किरदार वो उस वक्त के सामाजिक दिखावे और महत्वाकांक्षा को दिखाता है। वो कपूर परिवार को अपने मुकाबले थोड़ा कम आंकता है, देहाती समझता है। अच्छा। और अपनी पत्नी मीनाक्षी के अमीर संभ्रांत बंगाली चैटर्जी परिवार से अपने कनेक्शन पर बड़ा फख्र करता है। और वरुण के प्रति उसका रवैया थोड़ा सख्त है। हाँ, वो भाई भाई के रिश्ते की उलझन को भी सामने लाता है। वरुण बेचारा गणित का छात्र है, पर मन उसका घुड़दौड़ के हिसाब किताब में ज्यादा लगता है। हाँ, ये भी एक दिलचस्प बात है उसके बारे में। लता अपने इस भाई के लिए काफी प्रोटेक्टिव है। खुद लता एक समझदार, थोड़ी शर्मीली लड़की लगती है ना? हाँ, बिल्कुल। और शादी में उसकी हल्की सी टक्कर मान कपूर से होती है, दूल्हे प्राण के भाई से। अरे हाँ, और लता की सहेली मालती तो उसे कैड बुलाती है। कैड यानी कैडबरीज चॉकलेट से बना शब्द। ये उस जमाने में ब्रह्मपुर यूनिवर्सिटी की लड़कियों के बीच किसी हैंडसम लड़के के लिए कोड वर्ड जैसा था। अच्छा। ये छोटी सी बात उस दौर के कॉलेज कैंपस की मस्ती की झलक देती है। बिल्कुल, उनकी अपनी जुबान। शादी की रस्मों का जिक्र भी बड़ा सजीव है। प्राण का चेहरा सहरे के पीछे छिपा है, सविता शर्माई हुई है, पंडित संस्कृत के मंत्र पढ़ रहे हैं। और इन सबके बीच लता के दिमाग में क्या चल रहा है? अरेंज्ड मैरिज का कॉन्सेप्ट, प्रेम निवास नाम में छिपी विडंबना, हाँ, और कैसे ये छोटा सा हवन कुंड पूरी कायनात का सेंटर बन गया है। यही लता की गहराई दिखती है, नहीं? वो सिर्फ रस्में नहीं देख रही। बिल्कुल नहीं, वो उनके उनके पीछे की सोच और यहाँ तक कि उनमें छुपे विरोधाभास पर भी गौर कर रही है। उसकी ऑब्जर्वेशन कमाल की है। तो ये तो हुई मेहरा परिवार की बात। हाँ। अब जरा कपूर परिवार की तरफ रुख करते हैं, क्यों? हाँ, जरूर। दूल्हे के पिता श्री महेश कपूर पूर्वा प्रदेश के रेवेन्यू मिनिस्टर हैं। हाँ, जैसा हमने सुना, उन्होंने ही मेहरा परिवार की मुश्किल आसान की। और पता चलता है कि वो खुद तंगी के दिन देख चुके हैं और दहेज के सख्त खिलाफ हैं। हाँ, महेश कपूर एक दिलचस्प और बहुआयामी किरदार हैं। एक तरफ वो आदर्शवादी नेता हैं, आजादी के सिपाही रहे हैं। दूसरी तरफ वो सत्ता की राजनीति की हकीकतों से भी जूझ रहे हैं। शादी की रस्मों के बीच भी उनके दिमाग में अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदी होम मिनिस्टर अग्रवाल, हाँ, अग्रवाल और चीफ मिनिस्टर शर्मा के साथ जो खींचतान चल रही है, वो घूम रही है।
वो सिद्धांतों और सियासी मजबूरियों के बीच फंसे दिखते हैं। अच्छा। और उनका बेटा है मान कपूर, एकदम बिंदास, चार्मिंग। हाँ, शादी में लता पर नजर पड़ती है तो वो उसे आकर्षक पाता है। लेकिन जब पिता महेश कपूर उसे शादी की जिम्मेदारियों पर कुछ कहना चाहते हैं, तो मान का ध्यान कहीं और ही होता है। जाहिर है पिता को ये बात नागवार गुजरती है। बाप बेटे का ये तनाव कहानी में बार बार उभरता है ना। बिल्कुल। महेश कपूर बेटे की लापरवाही से परेशान है और मान अपने पिता की उम्मीदों और नसीहतों से मतलब कि भागता फिरता है। ये एक तरह का पीढ़ीगत टकराव भी है। कहानी में और भी किरदार हैं जो अपनी छाप छोड़ते हैं, जैसे लता की बेस्ट फ्रेंड मालती। हाँ, मालती, एक मेडिकल स्टूडेंट, उसके पिता भी नहीं रहे। और वो लता से उलट काफी कॉन्फिडेंट और बेबाक लगती है। बिल्कुल। मालती उस वक्त की उभरती हुई आत्मनिर्भर लड़की का प्रतीक है। वो पढ़ रही है, उसके अपने राजनीतिक विचार हैं, सोशलिस्ट पार्टी से जुड़ी है। अच्छा। और प्यार शादी जैसे मुद्दों पर खुलकर बात करती है। उसकी अपनी कहानी भी है, पिता की मौत के बाद माँ का अकेले संघर्ष करना, प्रॉपर्टी संभालना, बेईमान रिश्तेदारों से निपटना। हाँ। ये सब बातें लता और मालती की दोस्ती को और गहरा बनाती होंगी। हाँ, यकीनन। फिर आते हैं श्रीमती रूपा मेहरा के पिता, डॉक्टर किशन चंद सेठ, बड़े गुस्सैल रेडियोलॉजिस्ट। अरे हाँ, वो तो अपनी ही नातिन की शादी में शरीक नहीं हुए क्योंकि मंत्री महेश कपूर से नाराज थे। और वो दिल्ली चले गए अपनी दूसरी पत्नी पार्वती के साथ, जो उम्र में रूपा मेहरा से भी छोटी हैं। ये बात भी अजीब है। बहुत अजीब। बाद में जब वो आते हैं तो उनका बर्ताव भी अजीब ही रहता है। कभी नैपकिन मांगना, कभी गेंदे के फूलों को छड़ी से तोड़ना। डॉक्टर सेठ का किरदार कहानी में थोड़ा ह्यूमर और थोड़ा तनाव दोनों लाता है। उनका अक्खड़पन शायद उनके अकेलेपन या बदलती दुनिया में अपनी जगह खोने की खींच का नतीजा हो सकता है। अच्छा, श्रीमती रूपा मेहरा की अपनी दुनिया भी चल रही है। वो अपनी सौतेली माँ पार्वती के जन्मदिन के लिए कार्ड चुन रही हैं, ध्यान से लिख रही हैं, अपने पिता और बेटे अरुण को चिट्ठियां लिख रही हैं जिनमें उनकी चिंताएं, उनका दुलार सब झलकता है। चिट्ठियों से श्रीमती मेहरा के मन की परतों का पता चलता है। एक माँ की फिक्र, समाज के रस्मों का दबाव, पति की कमी का एहसास। सौतेली माँ के प्रति उनका रवैया भी दिखाता है कि वो रिश्तों को निभाने की कोशिश करती हैं। हाँ, और लता के लिए लड़का ढूंढने की उम्मीद वो अब भी अपने पिता से ही लगाए बैठी हैं। बिल्कुल। कहानी में एक दिलचस्प मोड़ तब आता है जब लता एक किताबों की दुकान पर कबीर से मिलती है। हाँ, ये एक अहम मुलाकात है। गणित और कविता के किताबों के सेक्शन के बीच कबीर नाम का एक लड़का लता से बात करने की कोशिश करता है। लता पहले तो थोड़ा खिंची रहती है, पर कबीर का आत्मविश्वास और सीधापन और उसकी आंखें वो लता को शायद अनजाने में ही अपनी तरफ खींचते हैं। बाद में कबीर उसे खत भी लिखता है। हाँ, बताता है कि वो इतिहास का छात्र है, उसके पिता गणित के प्रोफेसर है। खत में वो अपने जज्बात का इजहार करता है और लता के रूखेपन पर थोड़ी शिकायत भी। तो ये एक संभावित प्रेम कहानी की आहट है। लगता तो यही है। और ये श्रीमती मेहरा की उपयुक्त लड़के की तलाश के बिल्कुल उलट दिशा में जाती हुई कहानी हो सकती है। अच्छा। दूसरी तरफ लता के जीजा प्राण कपूर, उनकी अपनी प्रोफेशनल जिंदगी में कश्मकश चल रही है। हाँ, यूनिवर्सिटी के अंग्रेजी विभाग में वो जेम्स जॉयस जैसे आधुनिक लेखक को सिलेबस में शामिल करवाना चाहते हैं, लेकिन उनके हेड ऑफ डिपार्टमेंट प्रोफेसर मिश्रा इसके सख्त खिलाफ है। बिल्कुल। ये अकादमिक जगत की अंदरूनी राजनीति और विचारों के टकराव का अच्छा उदाहरण है। प्रोफेसर मिश्रा पुराने ढर्रे के हैं, सत्ता के भूखे लगते हैं। और प्राण साहित्य को लेकर ज्यादा ईमानदार है। उसका स्वभाव शांत है, शायद अस्थमा की वजह से भी, पर मिश्रा के रवैये से उसकी झुंझलाहट बढ़ती जा रही है। वो इस बात पर भी सोचता है कि लोग सत्ता के इतने भूखे क्यों होते हैं। शायद अपने पिता के तजुर्बे से भी वो ये देख रहा है। मीटिंग में अचानक उसे हंसी का दौरा पड़ना और फिर खांसना। हाँ, ये उसके अंदर दबे तनाव और शायद सेहत की परेशानी को भी दिखाता है। उधर कलकत्ता में अरुण और मीनाक्षी की जिंदगी अलग ही ढर्रे पर है। मीनाक्षी अक्सर बोरियत महसूस करती है। हाँ, और बेटी अपर्णा के साथ उसका रिश्ता भी थोड़ा ऊपरी सा लगता है। अरुण अपने काम और सोशल स्टेटस को लेकर बेहद संजीदा है। वो घर पर अपने बॉस बासिल कॉक्स और उनकी पत्नी पेट्रिशा के लिए डिनर पार्टी रखते हैं। ये पार्टी और उसकी तैयारियां वो उस समय के एलीट क्लास की जिंदगी, उनकी चिंताओं और उनके दिखावे की दुनिया की एक खिड़की खोलती हैं। हाँ, वो बावर्ची का संकट, ऐन वक्त पर नखरे, और फिर लता के समझदारी से मीनाक्षी के मायके यानी चटर्जी परिवार के बावर्ची का आकर मामला संभालना। पार्टी में अरुण मेहमानों के सामने तो बड़ा सधा हुआ व्यवहार करता है, पर अपने भाई वरुण के साथ उसका रूखापन साफ दिखता है। और फिर सीन में एंट्री होती है वरुण की नशे में धुत। हाँ, मेहमानों का रिएक्शन देखने लायक होता है।
खासकर पेट्रिशिया कॉक्स का, जिन्हें वरुण का ये अंदाज बड़ा रोचक लगता है। ये क्लास डिफरेंस और कल्चरल नजरिए के फर्क को भी दिखाता है, नहीं? बिल्कुल। जो अरुण के लिए शर्मिंदगी की बात है, वही अंग्रेज मेहमान के लिए शायद एक दिलचस्प तजुर्बा। वरुण का इस तरह नशे में आना शायद उसके अपने अंदर के दबावों से निपटने का एक तरीका है। अच्छा, अब कहानी का फोकस मान कपूर पर आता है। हाँ, मान। उसका दिल आ गया है सईदाबाई पर, जो एक खूबसूरत और जाने मानी तवाइफ है। सईदाबाई का कोठा अदब और मौसीकी का मरकज है। जहां इशाक खान सारंगी पे सुर छेड़ते हैं और मोटूचंद तबले पर संगत करते हैं। मान का सईदाबाई के लिए आकर्षण सिर्फ उनकी खूबसूरती का है या कुछ और भी? मुझे लगता है ये सिर्फ खूबसूरती का नहीं, बल्कि उस पूरी दुनिया का आकर्षण है जो स्थापित समाज के नियमों से अलग है। सईदाबाई सिर्फ एक तवाइफ नहीं है, वो एक कलाकार हैं, एक आजाद ख्याल औरत हैं। अच्छा, शायद यही चीज मान को खींच रही है। मान का किरदार अमीर बाप के बिगड़े हुए लेकिन अंदर से कहीं ना कहीं संवेदनशील लड़के का है, जो प्यार और भटकाव के बीच झूल रहा है। मान तय करता है कि वो सईदाबाई से उर्दू सीखेगा। इसके लिए रशीद नाम का एक ट्यूटर आता है। हाँ, रशीद, जो खुद जमींदार परिवार का होकर भी नए विचारों वाला है। लेकिन मान का ध्यान पढ़ाई में कहाँ? वो तो सईदाबाई के कोठे के माहौल में खोया रहता है। माहर के राजकुमार और उसके दोस्तों के साथ जुआ खेलता है, शराब पीता है। मान की उर्दू सीखने की इच्छा भी शायद सईदाबाई के करीब रहने का एक बहाना ज्यादा लगता है। एक दिन तरबूज के बाजार में उसकी किसी तामीना बाई से थोड़ी कहासुनी हो जाती है। हाँ, और फिर एक रात मान बुरी तरह नशे में घर पहुंचता है। माँ परेशान होती हैं, लेकिन पिता महेश कपूर का गुस्सा साथ में आसमान पर पहुंच जाता है। उनका गुस्सा सिर्फ मान के नशे में होने पर नहीं फूटता, बल्कि उसकी पूरी जीवन शैली, उसकी गैर जिम्मेदारी और सईदाबाई के साथ उसके रिश्ते पर है। और वो मान को घर से बल्कि शहर से ही निकल जाने का हुक्म सुना देते हैं। हाँ, ये कहानी में एक बड़ा मोड़ है। मान घर छोड़कर सीधा सईदाबाई के पास जाता है। और सईदाबाई उसे सलाह देती हैं कि वो कुछ वक्त के लिए रशीद के साथ उसके गांव चला जाए, शहर के माहौल से दूर। मान हिचकिचाते हुए मान जाता है। मान का शहर से दूर जाना, क्या ये उसके लिए अच्छा होगा? कह नहीं सकते। शायद गांव का सादा जीवन उसे कोई नई सीख दे, या फिर उसका भटकाव कोई और दिशा ले ले। ये उसके और सईदाबाई के रिश्ते के लिए भी एक इम्तिहान होगा। इसी दौरान सईदाबाई के सारंगी नवाज इशाक खान वो अपनी ही मुश्किलों से जूझ रहे हैं। हाँ, एक तो उनके बहनोई का तबादला लखनऊ से ब्रह्मपुर नहीं हो पा रहा, और दूसरे उनके हाथों में दर्द रहने लगा है, जिससे उनका रियाज मुश्किल हो गया है। ये एक कलाकार की रोजमर्रा की जद्दोजहद और असुरक्षा को दिखाता है। उसकी कला ही उसकी पहचान और कमाई का जरिया है, और हाथों का दर्द उसके भविष्य पर सवालिया निशान लगा रहा है। इसी परेशानी में ऑल इंडिया रेडियो की कैंटीन में उसकी बहस हो जाती है मशहूर गायक उस्ताद मजीद खान से। हाँ, और गुस्से में इशाक कुछ ज्यादा बोल जाता है। उस्ताद और उनके खानदान की बेइज्जती कर बैठता है। ओह, ये तो गड़बड़ हो गई। बहुत बड़ी गड़बड़। उस्ताद मजीद खान संगीत की दुनिया में बहुत बड़ा नाम है। उनसे बिगाड़ना इशाक को भारी पड़ सकता है। बाद में उसे पछतावा होता है। खैर, इशाक हिम्मत करके सब्जी मंडी में उस्ताद मजीद खान को रोकता है, माफी मांगता है और मदद की गुहार लगाता है। उस्ताद पहले तो उसे डांटते हैं, लेकिन फिर शायद उसका हुनर देखकर या उसकी मजबूरी समझकर उसे अपने साथ रियाज करने की इजाजत दे देते हैं। चलो, कुछ तो अच्छा हुआ। इसी बीच इशाक के दिल में सईदाबाई की छोटी बहन तस्नीम के लिए भी नरमी पैदा हो रही है। हाँ, वो उसके लिए एक नज्म भी लिखता है। उस्ताद का मान जाना गुरु शिष्य परंपरा की अहमियत दिखाता है, और तस्नीम के लिए इशा के जज्बात कहानी में एक और नाजुक परत जोड़ते हैं। इन किरदारों की निजी कहानियों के साथ साथ उपन्यास उस वक्त के सामाजिक और राजनीतिक माहौल को भी बड़ी बारीकी से बुनता चलता है ना? बिल्कुल। जैसे मिस्री मंडी में चमड़े का काम करने वाली जातियों, जाटवों और व्यापारियों के बीच हड़ताल चल रही है, तनाव है। हाँ, फिर वो शराब खाने वाला झगड़ा, एक आदमी की आंख फूट जाती है, भीड़ जमा हो जाती है, और होम मिनिस्टर अग्रवाल के हुक्म पर पुलिस एक्शन लेती है। ये घटना उस समय के जातीय तनाव, आर्थिक संघर्ष और उसमें होती राजनीतिक दखलंदाजी का एक नमूना है। फिर शहर के चौक में दंगा भड़कते भड़कते बचता है, आलमगीरी मस्जिद के पास शिव मंदिर बनाने की कोशिशों को लेके। हाँ, इमाम साहब का भड़काऊ भाषण, फिर शंख की आवाज से माहौल और गर्म हो जाता है, और गुस्साई मुस्लिम भीड़ मंदिर की तरफ बढ़ चलती है। लेकिन वहां के युवा जिला मैजिस्ट्रेट कृष्णदयाल बड़ी समझदारी से हालात को काबू में करते हैं। हाँ, पर एक अनदेखा तनाव हवा में तैरता रहता है।
ये घटना आज़ादी और बंटवारे के फौरन बाद के हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम रिश्तों की नाजुक हालत को दिखाती है। इन घटनाओं की गूंज विधानसभा तक पहुंचती है। होम मिनिस्टर अग्रवाल से तीखे सवाल होते हैं। और दिलचस्प बात यह कि सवाल करने वालों में उन्हीं की पार्टी के एक सदस्य अब्दुस सलाम भी हैं। अच्छा। हाँ, अग्रवाल अपना बचाव करते हैं और इशारों में महेश कपूर पर उंगली उठाते हैं कि शायद ये सब उनकी सरकार को अस्थिर करने की साजिश है। ओह, तो ये अग्रवाल और महेश कपूर का सत्ता संघर्ष और गहरा होता जा रहा है। लगता तो यही है। ये सिर्फ सियासी नहीं, शायद निजी भी होता जा रहा है। एक और बड़ी बहस चल रही है जमींदारी खत्म करने वाले कानून पर। हाँ, जमींदारी उन्मूलन उस नए बनते भारत के लिए एक बहुत बड़ा सामाजिक और आर्थिक बदलाव था। बेगम आबिदा खान, जो नवाब साहब की रिश्तेदार हैं, जमींदारों के हक में बोलती हैं, कहती हैं कि मुआवजा नाकाफी है। हाँ, वो उस वर्ग की आवाज है जिसका वक्त खत्म हो रहा है। दूसरी तरफ सोशलिस्ट मेंबर जमींदारों पर जमकर बरसते हैं। वो जमीन पर हक मांगने वालों की नुमाइंदगी कर रहे हैं। और नवाब साहब खुद अपनी रियासत के बदलते हालात पर सोचते हुए नजर आते हैं। उनका चिंतन इस पूरे बदलाव पर एक मार्मिक टिप्पणी जैसा है। हाँ, कहानी में एक और परिवार की झलक मिलती है, गोयल परिवार। प्रिया गोयल अपने बड़े से संयुक्त परिवार में घुटन महसूस करती है। हाँ, प्रिया वो अपनी दोस्त वीणा टंडन की तरह थोड़ी आज़ादी चाहती है। वीणा, जो महेश कपूर की बेटी है। प्रिया का किरदार उस दौर की पढ़ी लिखी मध्यम वर्गीय औरतों की स्थिति को दिखाता है, जो पारंपरिक बंधनों और अपनी ख्वाहिशों के बीच फंसी थीं। बिल्कुल। संयुक्त परिवार का ढांचा जहां सुरक्षा देता था, वहीं कई बार व्यक्तिगत स्पेस छीन लेता था। वीणा अपने पति के व्यापार में घाटे की वजह से शादी के गहने बेचने के लिए प्रिया की मदद मांगने आती है। हाँ, और दोनों सहेलियां छत पर मिलती हैं। छत जो शायद उनकी आज़ादी की इकलौती जगह है। वहाँ वो अपने दिल की भड़ास निकालती हैं, संयुक्त परिवार की मुश्किलों और अपनी सास के बारे में बात करती हैं। मजाक में चुड़ैल और बिजू का कहती हैं। ये सीन औरतों की दोस्ती और उनके सीक्रेट वर्ल्ड की एक प्यारी सी झलक है। वीणा की माली हालत उस समय के बदलते आर्थिक माहौल की तरफ भी इशारा करती है। प्रिया दोस्त की मदद का वादा करती है। अच्छा, और आखिर में चलते हैं कैलकाटा चैटर्जी परिवार के पास। हाँ, चैटर्जी परिवार, उनका शानदार घर जहां एक बड़ी पार्टी हो रही है। परिवार में है जस्टिस चैटर्जी और उनकी पत्नी, बेटा अमित जो कवि है, बेटी मीनाक्षी, दूसरा बेटा दीपांकर जो रूहानियत की तलाश में है, बेटी काकोली जो हमेशा फोन पर गपशप में लगी रहती है, और सबसे छोटा बेटा तपन, और हाँ, उनका कुत्ता कडल्स। चैटर्जी परिवार उस समय के बंगाली भद्रलोक का बेहतरीन उदाहरण है ना? पढ़े लिखे, कला संस्कृति प्रेमी। एकदम। उनका घर जैसे शहर की बौद्धिक और सामाजिक जिंदगी का केंद्र है। उनकी पार्टी में तरह तरह के लोग आते हैं और उनकी बातचीत उस समय के समाज, साहित्य, राजनीति सब पर रोशनी डालती है। पार्टी में डॉक्टर इला चट्टोपाध्याय ब्रह्मपुर शहर और लेखक अमिताभ घोष पर कुछ कहती हैं। कोई हंस नाम का डिप्लोमेट है। मिस्टर कोहली हैं। सुबह नाश्ते की टेबल पर भी परिवार में हंसी मजाक नोकझोंक चलती रहती है। हाँ, अमित के करियर पर, काकोली की लव लाइफ पर, और इस बात पर कि अमित आजकल लता में कुछ ज्यादा ही दिलचस्पी ले रहा है। अमित की लता में दिलचस्पी ये कहानी में एक और दिलचस्प एंगल जोड़ता है। अमित पढ़ा लिखा संवेदनशील कवि है। लता के लिए एक और सूटेबल, मगर शायद श्रीमती मेहरा की नजर में अनसूटेबल दावेदार। हाँ, बिल्कुल। यहाँ तक कि परिवार का पुराना मुंशी विश्वास बाबू भी अमित की इस दिलचस्पी पर चिंता जताता है, शायद क्लास या समुदाय के दायरों की वजह से। बाद में अमित बोलोविया के राजदूत से भी मिलता है। हाँ, ये चटर्जी परिवार के ऊंचे संपर्कों और उनके बौद्धिक जगत की विस्तार को दिखाता है। तो इन सारे अंशों को जोड़कर देखें तो कई धागे एक साथ चलते नजर आते हैं। शादी का सवाल, अरेंज्ड होगी या प्रेम विवाह, परिवार के अंदर के रिश्ते, पीढ़ियों का टकराव, भाई बहनों की खींचतान, संयुक्त परिवार का दबाव, समाज में क्लास का फर्क, ऊंचे तबके का गुरूर, पुराने और नए पैसे वालों का अंतर, का माहौल, हिंदू मुस्लिम रिश्ते, बंटवारे के बाद की सियासत, जमीन से जुड़े झगड़े, और इन सब के बीच किरदारों की अपनी पहचान बनाने की जद्दोजहद, अपनी राह तलाशने की कोशिशें। लता, मान, प्राण, अमित, प्रिया। हाँ, हर कोई कहीं ना कहीं अपने लिए एक उपयुक्त जगह ढूंढ रहा है। सचमुच अ सूटेबल बॉय के ये शुरुआती हिस्से किरदारों, रिश्तों और उस जमाने के हिंदुस्तान का एक ऐसा घना और पेचीदा नक्शा खींचते हैं जहां निजी जिंदगियां देश के बड़े बदलावों से जुड़ी हुई हैं। शादी, सियासत, मोहब्बत, नफरत, दोस्ती, दुश्मनी, सब कुछ एक साथ बुना हुआ है। विक्रम सेठ की कहानी कहने की महारत यहीं दिखती है। बिल्कुल।
हाँ, कहानी का कैनवस बहुत बड़ा है, लेकिन हर धागा कितनी खूबसूरती से बुना गया है। हर किरदार, हर छोटी सी घटना जैसे एक बड़ी तस्वीर का हिस्सा है। उम्मीद है इस चर्चा से इस कहानी के किरदारों और उनकी दुनिया की एक झलक मिली होगी जो बोझिल ना होकर दिलचस्प लगी हो। और जाते जाते एक सवाल आपके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। किरदारों के ये शुरुआती टकराव, ये बनते बिगड़ते रिश्ते, उनके आगे के फैसलों पर क्या असर डालेंगे? सोचने वाली बात है। जिंदगी में एक उपयुक्त रास्ता खोजने की ये जो जद्दोजहद है, इतने सारे सामाजिक दबावों के बीच उपन्यास आखिर में हमें किस मोड़ पर ले जाएगा? इस पर सोचिएगा जरूर। अगली बार फिर मिलेंगे एक और कहानी के साथ। जरूर। नमस्कार। नमस्कार।